रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज आप देख रहे हैं चर्चा विशेष के इस कार्यक्रम में कि आज हम बात करेंगे समाजवादी योजना सभा के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न यादव बबलू जी से। जिलाध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ फ्रीडम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना एक हम चाहेंगे कि हमने परिचय तो आपके नाम का दे दिया है, लेकिन आप काम के साथ अपना परिचय हमारे दर्शकों को कुछ सीमित शब्दों में बताएं ताकि हम और भी चर्चाएं आपसे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रवर्ती जी कि आपने जन भावना की आवाज़ को कवर करने के लिए हमें अपना अमूल्य समय दिया। चुनाव के दौरान आपने कई बार हमको याद किया, लेकिन ज़िले में काम करने के नाते और व्यस्तता होने के कारण मैं आपको समय नहीं दे पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं प्रद्युम्न यादव, जिला पंचायत सदस्य पूर्व, रामनगर उत्तरी, और इस समय समाजवादी योजना सभा का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। कहाँ से राजनीतिक करियर की शुरुआत आपने कहाँ से की? मैं 2002 में स्वर्गीय अमीनुद्दीन अंसारी की प्रेरणा से बूथ अध्यक्ष हुआ, ग्राम बारिडिया सिकंदरपुर का। जी। तो फिर इसके बाद आपने कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की? आज समाजवादी पार्टी में कौन सा मुकाम आपने हासिल किया? मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो समझ लीजिए रैंक ही पहुँचा हूँ। 2005 में फिर मैं सेक्टर अध्यक्ष बना, काम अच्छा हुआ। 2005 के बाद फिर मैं पहला चुनाव लड़ा 2010 में जिला पंचायत का, और बहुत बुरी तरह से मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव फिर लड़ा 5 साल बाद। बीच में सहकारिता का भी कार्यकाल मेरा रहा, 14 साल सहकारी समिति का, तो उससे इस्तीफा दे करके फिर जो 15 में मैं लड़ा तो जनता के स्नेह प्रेम, और मेरे पास तो खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन जनता के स्नेह प्रेम से मैं पूर्व विधायक घामूराम भास्कर जी की पुत्र वधू प्रीति भास्कर जी को हरा करके सदन में पहुंचा। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कृपा से मैं मेरे आंदोलन को देखते हुए 2010 में जब मैं बसपा हटाओ प्रदेश बचाओ आंदोलन में मैं जेल भी गया। और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्नेह प्रेम से मैं 2020 में समाजवादी योजना सभा का जिला अध्यक्ष बना, और आज मैं जनपद अंबेडकर नगर में यूथ को संचालित करने का काम कर रहा हूँ। तो आखिर क्या वजह थी, रीजन क्या था कि आप समाजवादी पार्टी में ही आए, और राजनीति की शुरुआत क्यों की है? आप और भी कोई पेशा कोई काम कर सकते थे। इस नौजवानी की उम्र में राजनीति में कदम रखना, और वो भी समाजवादी पार्टी में ही क्यों? तो और भी तो पार्टियों में जा सकते। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे किसी वैद्य ने नहीं बताया था, या किसी हकीम ने नहीं बताया था, या जोशी ने कि तुम राजनीति ही करो। ये मेरा अपना खुद का निर्णय था, और मुझे शौक थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कर्पूरी ठाकुर, और एक असली समाजवाद को संचालित करने के कार्य को बढ़ाने के लिए मुझे सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा कोई दल अगर मुझे लगा तो उस दल के नायक और उस दल के जो आज संरक्षक हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा, इसी वजह से। तो ऐसी कौन कौन सी बातें रही जिसकी वजह से आप राजनीति की दुनिया में रहे? ऐसा कोई मुद्दा रहा होगा, कोई एक ऐसी कहानी रही होगी, या विचार कोई ऐसा मन में कौधा होगा कि आज आप एक नेतागिरी में, यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीति के जगत में आप उतरे थे? देखिए, मेरे गांव में एक बार बहुत पहले विवाद हो गया था होलिका दहन को लेकर। होली का समय भी आज इस समय है, तो जैसे पुआल उगाल खेत में से लाना, मड़ई उठा लाना, ये उस समय के कल्चर थे। तो उस समय दो संप्रदायों के बीच बहुत बुरी तरह मार हुई। तो जब मार हुई तो उस मार में एक मैंने देखा कि एसपी, दरोगा और जो भी प्रशासन के लोग हैं सत्ताधारी नेताओं के ही द्वारा दबाव में बात को सुनते हैं, और हम लोग काफ़ी मार खाए उस पर। हमारे गांव के लोगों को काफ़ी चोटें भी आईं। तो उस समय मैंने एमएलसी थे ये विशाल वर्मा जी, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। तब तो नंबर तब कम रहते थे, लैंडलाइन वाले नंबर से फ़ोन लगाया और उनका फ़ोन उठा। तो मैंने एमएलसी साहब से कहा कि सर मेरे गांव में मार हो गई है, और हम लोग समाजवादी को वोट करते हैं, और ठाकुरों से मार हुई है साहब जी। मैंने जाति बचपना था और ठाकुर से ही मार भी हुई थी। और उस समय
अष्टभुजा सिंह एसपी थे और उन एडिशनल सीईओ थे, उनका काफ़ी प्रकोप रहा करता था। तो किसी तरह बचाव हुआ, सुलह हुई और हम आए तो हमने तय किया कि अब मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ूंगा। अब मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये बताइए बाबूजी कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि नेता बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, सुरक्षित विधानसभा, यहाँ विधायक सांसद नहीं हो पाओगे। तो मैंने कहा अगर हमारे मन की सरकार आ जाएगी, हमारी सोच, हमारी विचारधारा की सरकार आ जाएगी तो हम अपने लोगों का काम आसानी से करा ले जाएंगे। जी। तो व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन में क्या अंतर समझते हैं? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन, हर समाज का छोटा बड़ा व्यक्ति शिक्षित हो, रोजी रोटी से जुड़े, ये व्यवस्था परिवर्तन है। जब हमारे समाज का मेड़ और पगडंडियों पे काम करने वाला व्यक्ति सदन में बैठेगा जाकर, तो स्वाभाविक है व्यवस्था परिवर्तन होना सुनिश्चित है। जी। तो यानी व्यवस्था परिवर्तन को आप सत्ता परिवर्तन से जोड़ते हैं कि ये सत्ता परिवर्तित होगी तभी व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, जैसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ले लिया जाए, देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो हिंदुत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वो हिंदुत्व है, मंदिर है। तो आखिर कौन सा मुद्दा आपके दिल दिमाग में आया कि इस मुद्दे को लेकर के हम राजनीतिक जगत में हम सक्रियता निभाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं बता दूं आपको, कोई देश और कोई व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास होना है तो वो शिक्षा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद से व्यवस्था नहीं चल सकती, मंदिर मस्जिद से देश नहीं चल सकता। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा अच्छे विश्वविद्यालयों से, देश चलेगा अच्छे अस्पतालों से। देश कभी धर्म और गाय गोरू पे नहीं चल सकता। अगर आपको किसी अच्छे देश का निर्माण करना है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी संघी की सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, राम श्री राम के तर्ज पे राजनीति करना चाहती है। और एक चीज बता दूं कि कोई भी समाज धर्म के अफीम से अगर ग्रसित हो जाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। जी। तो अगला सवाल आपसे यही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, चूँकि तमाम ऐसे सवाल हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हो जाए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो ऐसा आरोप लगता है कि आप जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, जो नौजवान हैं, यही गुंडागर्दी पे उतर आते हैं और इसी वजह से आरोप है कि समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं किया। तो आखिर क्या वजह थी कि ये आरोप लगे और इन आरोपों पर क्या सफाई देना चाहेंगे? वक्त नूर को बेनूर बना देता है, हर जख्म घाव को नासूर बना देता है। कौन चाहता है जानबूझकर गुनाह करना, वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमें गुंडा बना दिया गया। हाथरस में बेटी के बलात्कार करने के बाद उसके परिजनों को लाश नहीं दी गई और रात के 12 बजे उसके लाश को जला दिया गया। वो कौन सी गुंडई थी? लखीमपुर खीरी में निर्मम मंत्री के बेटे आशीष पांडे ने गाड़ी चढ़ा के रौंद दी, वो कौन सी गुंडई थी? आज जब चरवाहे का बेटा सदन में पहुंच गया तो तुमको गुंडई दिखाई देने लगी। कौन सी गुंडे? मैं कितना बड़ा गुंडा हूं आप बता दीजिए, मेरा कहीं बता दीजिए आप कि मैंने किसी समाज के कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा, माझी, मल्लाह, बेलदार, पनवासी, बनवाड़ी के बेटे को मैंने प्रताड़ित किया हो? हमने प्रोत्साहन दिया, हमने उसे बताया कि ये देश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा से चलेगा, ये देश डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से चलेगा। हमने उस नाउ समाज के बेटे को बताया कि मान्यवर कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से चलेगा, जो बिहार का मुख्यमंत्री हुआ। आप हमें गुंडा कहां से कह रहे हो? तो आखिर लगता क्यों है? लोग क्यों कहते हैं? आखिर क्या वजह है? जब बताइए, जब तो कारण होगा। इस देश का प्रधानमंत्री जब कमेरा समाज के
संचालन करने वाले साइकिल को ये कह सकते हैं कि गुजरात में जो बम रखा गया था वो इसी साइकिल से इस्तेमाल हुआ था, तब तो इस देश का बेड़ा पार ही हो सकता है। आपने सवाल वहां नहीं पूछा कि जब हमारे समाज के यूथ से कहा गया कि बेटा पकौड़ा तौलो, ये भी एक रोजगार है, गोबर से गैस बना रहे थे लोग, तो अब क्या हो सकता है आप जान ही सकते हैं। और इस उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा शिक्षा की बात किसी ने की, रोजगार की अगर किसी ने बात की और व्यवस्था परिवर्तन की अगर किसी ने बात की, तो एक ही वो दल है जिस दल का नाम है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे कौन कौन से कार्य रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया, मंदिर बनवाया अयोध्या में, काशी को इतना भव्य बना दिया। तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपके जो कार्य हैं, इनके मंदिर और ये जो सुंदरता के काम किए गए हैं, इनके आगे आपके कार्य फीके नहीं लगते हैं? 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में अगर शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर ध्यान किसी ने दिया, तो मैंने एक बार कह दिया, वो एक ही दल है जिस दल का नाम है मुलायम सिंह यादव जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल देख लीजिए आप लखनऊ में जाकर। कोरोना के समय में अगर ऐसे हर जिले में अस्पताल बने होते, तो मैं दावे के साथ से कह रहा हूँ कि गंगा नदियों में लहासें तैरती नहीं मिलती। धर्म और आस्था से ये देश नहीं चलेगा, ये देश कांवरिया उठाने से नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ से कह सकता हूँ, चाहे आरएसएस के लोग, चाहे संघी के लोग मुझे गाली ही क्यों ना दे, ये देश चलेगा जब तक हमारे समाज के बेटों के हाथ में कलम नहीं होगी। और जो असली राष्ट्रवाद की बात करते हैं डॉक्टर साहब, उस राष्ट्रवाद की परिभाषा को परिभाषित मेरे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्री होते हुए कर दी थी। आपको पता है, जब हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी अपने क्षेत्र में जाते हैं और एक शहीद के पैतृक आवास में जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में एक शहीद की सीमा की लड़ाई में हत्या हो गई, शहीद हो गया, तो जब उसके घर जाते हैं, ताबूत खुलवाते हैं, तो उसमें वर्दी जूता मिलता है। तो पूछते हैं रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिव से कि ये बताओ कि लहास क्यों नहीं आई, उस शहीद का, उस किसान के बेटे का शव क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि साहब लहास नहीं आती, केवल वर्दी और टोपी और जूता आता है। मेरे नेता मुलायम सिंह यादव ने रक्षा मंत्रालय की सीढ़ियां चढ़ते हुए आदेश किया कि अब लहास पैतृक शरीर उसका पूरा आएगा अगर सीमा में शहीद होगा सिपाही किसान का बेटा, और क्षेत्रीय एसडीएम, क्षेत्रीय तहसीलदार उसे सलूट मारने का काम करेगा। हमने इन बिंदुओं पे काम किया जी। तो एक चूँकि फिर टॉपिक हम चेंज कर रहे हैं, आपने एक फिल्म मौके पर ट्रेंड में आई है कि वो कश्मीर वाली, कश्मीर द फाइल, हाँ। आपने देखा? हाँ, मैंने बहुत बढ़िया से देखा। तो मैंने देखा कि दो संप्रदाय को, उसमें एक संप्रदाय को मतलब क्रोध, ईर्षा, जलन, देश, बंटवारा, मतलब जैसे कि जिहादी बनाया गया है। अच्छा, तुमने उस पर तो फिल्म दिखा दी, उस पर कब फिल्म दिखाओगे जिस पर पुष्कर में दलित समाज का बेटा रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और जाते हैं और उन्हें मंदिर से धक्का मार के भगाया जाता है कि तुम इसमें नहीं आ सकते। उस पर कब फिल्म बनेगी जब हमारे समाज के लोगों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार नहीं था, और कमर में मटकी, कमर में झाड़ू, मतलब कमर में मटकी, गले में मटकी और कमर में झाड़ू बांधी गई थी। उस पर कब फिल्म बनेगी? और उस पर कब फिल्म बनेगी जब नदी के किनारे पानी पीने का अधिकार नहीं था? मैं कहता हूं कि इस देश में आर्टिकल 15 की बात क्यों नहीं हुई? द शूद्र लीजन की बात क्यों नहीं? जय भीम की बात, शूद्रा की बात क्यों नहीं हुई? तो बात आपने वो एक डायरेक्टर हैं विवेक जी, विवेक नाम है ना जी, विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने काफ़ी मसाला मिर्च लगा करके बता दिया कि बहुत शोषण हुआ, उस समय की सरकार ने नहीं सुना। तो उस समय विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी भारत में, और विश्वनाथ प्रताप जी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग भी तो मंत्रिमंडल के हिस्से थे। किसी समाज को गुमराह करके
आप देश को अगर बांटने का काम करोगे तो इससे देश नहीं चलेगा। 3 घंटे की फिल्म आपने दिखाकर भ्रमित कर दिया लोगों को। मैं दावे के साथ से कह सकता हूं कि ताकि नौजवान रोजगार ना मांगे, अच्छी शिक्षा ना मांगे, विकास के मुद्दे से भटक जाए, इससे देश थोड़ी ना चलेगा, इससे देश नहीं चलेगा। तो सामाजिक परिवर्तन के क्या मुद्दे आपके यहाँ, आपको क्या लगता है कि फिर क्या करना चाहिए, लोगों में जागरूकता कैसे है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, इस देश में एक मानव आए, मानव तो नहीं मैं कहूँगा, महामानव, जो नासा में वैज्ञानिक थे, मनोहर काशीराम साहब। उन्होंने एक नारा दिया, 21वीं सदी जो होगी वो बहुजनों की होगी और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने नारा दिया, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। और उनके इस नारे की गूंज खेत खलिहानों तक पहुंची। और ये सही है कि मैंने अपने जानकारी में ही, मेरा जो जब तक के राजनीति में सोचने का नज़रिया है, कि उनके इस प्रयास से काफ़ी सफलता मिली। चाहे वो आजमगढ़ के अंगद यादव जी हों, चाहे करेली प्रसाद यादव जी हों, चाहे पूर्व विधायक स्वर्गीय घामूराम भास्कर जी हों, चाहे हमारे पार्टी में इस समय विधायक हैं श्री त्रिभुवन दत्त जी हों, चाहे श्री राम अचल राजभर जी हों। ये जो चेहरे हैं, भगेलू राम जी हैं, ये जो चेहरे हैं, मैं इनको बाखूबी देख रहा हूँ कि उन्हीं की लगाई हुई पौधशाला है जो लोकतंत्र में एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमको गांव खेत खलिहानों में कैडर देने की ज़रूरत है। 18 साल से 35 साल के नौजवानों को हमको उनके महापुरुषों के बारे में बताने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन कौन से महापुरुषों की विचारधाराएं प्रद्युम्न यादव बबलू जी को अच्छी लगती है, और आपको क्या लगता है कि यह कौन कौन से महापुरुषों की वो कौन कौन सी विचारधारा है जो समाज में कैडर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए? आप अपने गांव में किसी दिन पूछिएगा, नाऊ समाज के किसी बेटे से वो कर्पूरी ठाकुर का इतिहास जानता है? आप किसी दिन अपने गांव में पूछिएगा, माली समाज के उस बेटे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का इतिहास जानते हैं? आप अपने समाज में उस जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का इतिहास जानते हैं? मौर्य समाज के बेटे से पूछिएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को मनोहर काशीराम साहब ने चलाया। उनकी विचारधारा गांव गांव खेत खलिहानों तक पहुंचने का काम किया और पहुंच गए। छत्रपति साहू जी महाराज पे, ललई यादव पर, और आपके ही जनपद अम्बेडकर नगर में अरई एक गांव है, राजबेली यादव की विचारधारा के बारे में बताने की ज़रूरत है। जब तक हम किसी माइनॉरिटी, किसी कौम को, अब जैसे अल्पसंख्यक की बात होती है, मुसलमान भाइयों की, कितनी मुसलमान बेटियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हो, जो देख रहे हैं, मैं बता दूं, कितने लोग फातिमा शेख के बारे में जानते हैं, सुरैया तैयब के बारे में जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, अशफाक उल्लाह खां के बारे में जानते हैं। तो वो जो टैंकर उड़ाए थे हमारे क्या नाम, वीर अब्दुल हमीद साहब, दर्जी का बेटा था। मतलब ऐसी विचारधाराओं को बताने की ज़रूरत है। और हमारे जो अग्रदूत हैं, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रहे, वीर अब्दुल हमीद जी से लेकर के अशफाक उल्लाह खां से लेकर शहीद आज़म भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी से लेकर, इन लोगों के इतिहास को बताने की ज़रूरत है। और दलितों में भी बहुत क्रांतिकारी लोग आए, चाहे वो धाय पन्ना का इतिहास ले लीजिए आप। राजघराने की बेटी के सम्मान को बचाने के लिए एक दासी की बेटी ने क्या प्रत्याग किया, किसको नहीं पता। झलकारी बाई की बात कर लीजिए आप, वीरांगना फूलन देवी जी की बात कर लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बैकवर्डों और एससीओं को उठाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। तो गुंडी और गुंडे का दर्जा दिया गया था। जो लोगों ने फूलन देवी की हत्या की, उनके साथ आज उनका संरक्षक बन करके प्रवीण निषाद खड़ा है। क्यों नहीं संसद में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से उसने मांग की कि फूलन देवी जी की हत्या कैसे हुई थी? हमारे नेता ने तो उनको वीरांगना फूलन देवी का खिताब दे दिया। चाटुकारिता करते हैं लोग, निजी संबंधों में
और अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। तो समाज को बेचने वाले लोगों की कलई खुलने वाली है। जिलाध्यक्ष जी, मुझे लगता है आप भावुक हो रहे हैं। मेरा एक और सवाल है, टॉपिक बदल करके सवाल है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब आप भावुक होने लगते हैं, तेज़ बोलने लगते हैं, तो मैं टॉपिक बदल देता हूं। सवाल ये है कि अभी आपने मान्यवर कांशीराम साहब का जिक्र किया, और समाजवादी पार्टी में भी अब की बार कई जगहों पर हमने देखा कि उनकी जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी इसको कितना मानती है? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जब सपा की सरकार थी तो यादव बिरादरी को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मानवर कांशीराम साहब ने एक नारा और दिया था, मालूम है क्या? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार थी, और मैं आपको लखनऊ से ले चलूँगा, ज़्यादा लंबा मैं नहीं बताऊँगा, लखनऊ से ले चलूँगा। समाजवादी पार्टी सरकार में मैं लखनऊ से जब निकलता था तो प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा थे। फिर मैं जब बाराबंकी में आता था तो ग्राम विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप थे। और जब मैं फैजाबाद में आता था, जो आज अयोध्या के नाम से जाना जाता था, वन विकास मंत्री तेज नारायण पांडे थे। फिर मैं जब वहाँ से राइट होता था बस्ती में, तो पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह थे। इसके बाद मैं जब सिद्धार्थ नगर पहुँचता था, अभी गोंडा तो अब कर रही गया, तो पंडित सिंह थे, वो भी मंत्री थे। और जब मैं पहुंचता था सिद्धार्थ नगर, तो वहां माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे। तो कहाँ यादव का प्रतिनिधित्व था, तेरा बता दीजिए भाई। एससी समाज को क्या वरीयता मिली? चूंकि अब की बार एससी समाज ने भी आपको बड़े पैमाने पर वोट किया। देखिए, आप इसको नकार नहीं सकते। मैं बता दूं, एससी समाज में आपको रामकरण, वो क्या नाम है, महादेवा से मंत्री थे, खेलकूद मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे आर्या जी, ठीक। और हमारे नेता ने एससी प्रतिनिधित्व के लिए बाबा साहब भीम वाहिनी का गठन किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी हैं। और आपके ही जनपद आलापुर से, जनपद अंबेडकर नगर की विधानसभा आलापुर से पूर्व प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा भीम वाहिनी के आपके बलराम गौतम जी हैं, ठीक है। और जान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री त्रिभुवन दत्त जी को पार्टी ज्वाइन करा करके विधानसभा आलापुर से विधानसभा का प्रत्याशी बना करके उनको सदन में भी भेजने का काम किया। नहीं तो आप जान लीजिए, जिस दल में वो काम कर रहे थे, दो चुनाव लड़ने के बावजूद भी वो जीत नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता ने महसूस किया कि त्रिभुवन दत्त जी बहादुर आदमी हैं, क्रांतिकारी आदमी हैं, मूवमेंट और विचारधारा के और समाजवादी पार्टी के कार्यों को बढ़ाने का काम करेंगे। इनको सम्मान बढ़ा करके हम कहीं ना कहीं दलितों का विश्वास जीत लेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपकी बार आप लोग चुनाव हार गए, चुनाव पर आपने क्या मंत्रणा की? पहला मुद्दा तो यही होगा। दूसरी बात, आगे आने वाले समय में आप अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में पुनर्स्थापित करने के लिए या 2024 की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रद्युम्न यादव बबलू जी, जो कि समाजवादी योजना सभा के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी क्या रणनीति होगी? क्या काम करेंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा लाएंगे कि अब की बार समाजवादी पार्टी को फिर से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो करना है हमारे नेता को करना है। मैं मिशन और मसीहा के लिए काम करता हूँ। हमारा नेता जो भी कहेगा हमको, हमारे संरक्षक, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और जिले के जिला अध्यक्ष श्री राम सकल यादव जी, और अब तो हमारे 4 विधायक भी जीत गए हैं और मजबूत नेता हैं। 5 सॉरी, हाँ मैं भी एक कम कर रहा हूँ इसके लिए। तो हमारे 5 विधायक भी जीत गए हैं, और इसलिए अब हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अम्बेडकर नगर में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे पड़ोसी ज़िले में क्या नाम है, आजमगढ़ में भी बहुत अच्छी है। और मेरी जो लोकसभा है वो खलीलाबाद है। हमारे पास तो संत कबीर नगर जिसे बोलते हैं, वहाँ हमारा वोट परसेंटेज अच्छा है। लेकिन जो हमारा वोट है, या तो वो पढ़ नहीं पा रहा है, या तो वो हमारा वोट गुमराह हो गया है। तो हमें इस पर काम करना है। अब यूथ विंग की जब भी बैठक होगी, उसमें जो निर्देश होगा उस पर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे प्रद्युम्न यादव बबलू जी को, जो कि समाजवादी योजना सभा के जिला अध्यक्ष हैं। हमने आपसे वादा किया था कि वॉइस ऑफ फ्रीडम चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष और जितने भी बड़े नेता हैं जिन्हें आप नहीं सुन पाते हैं, नहीं हमेशा मिल पाते हैं, उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ फ्रीडम के साथ। मैं हूँ SP चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फ्रीडम।